हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ में चैप्टर फर्स्ट जो हमारा चल रहा है इस टाइम, उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड लास्ट लेक्चर वीडियो में आपको क्लियर कर दिए थे। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हो गए थे, तो आज हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन थर्ड से और जो बाकी क्वेश्चन से उन्हें सॉल्व करेंगे, और जो आप कर सकते हैं उनको आप कर भी लीजिएगा। बट देखिए, मैं आज स्टार्ट करता हूँ आज एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, 1.5 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में सिंप्लीफिकेशन एंड रेशनल और इरेशनल नंबर था। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसमें ये आपसे पूछा गया था कि इसमें रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, तो उस पर हमने बहुत बड़ा डिस्कस किया हुआ था। और क्वेश्चन सेकंड में सिंप्लीफिकेशन था, मतलब जो भी नंबर्स दिए होते उसका मल्टीप्लाई, एडिशन, इस तरह के नंबर्स थे इरेशनल नंबर्स के, तो वो हमने क्लियर किया है, बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा आपको ढंग से समझना पड़ेगा। मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ। Recall pi is defined as the ratio of circumference says C of the circle to its diameter says D, that is pi equal to C upon D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखिए, पाई आप समझते हैं पाई क्या होता है ना, उसे डिफाइन करना है एज द रेशियो। अब पाई का जो रेशियो क्या दिया है, रेशियो समझते हैं ना, अनुपात ऑफ द सर्कम्फरेंस, मतलब सी। सर्कम्फरेंस को किससे कहा गया, सी से। सी का मतलब सर्कम्फरेंस को सी से, और सर्कल का किसका सर्कम्फरेंस है, सर्कल का, जिसे किससे नोट किया गया, सी से। एंड इस डायमीटर, और सर्कल का डायमीटर जिसे किससे नोट किया गया, से डी। डी कहा गया, से डी का मतलब यहाँ आप कहेंगे से सी क्या है, से सी सर्कम्फरेंस को सी कहा गया है और डायमीटर को डी कहा गया है ना। तो पाई का जो ये रेशियो कहा गया है सर्कम्फेरेंस एंड डायमीटर, सी अपॉन डी, ठीक है। दिस सीम टू कंट्रैक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। पाई कैसा है, इरेशनल, मतलब ये फैक्ट कहता है कि पाई इज इरेशनल है। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, तो इस कंट्राडिक्शन को हमें बताना है कि ये प्रूव करना है कि ये वाकई में इरेशनल है, तो क्यों है, कैसे है, ये रेशनलिटी को प्रूव करना है पाई की। आप जानते हैं कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हम उस चीज़ को हम यहाँ दिखाएंगे पाई इरेशनल नंबर कैसे है। ओके, तो वही है, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सर्कल है, सर्कल में ये जो हमारा इसका ये एज होता है, किनारा होता है, उस किनारे को हम किस सर्कम्फरेंस कहते हैं, इसे हमने सी से नोट कर दिया। और ये सेंटर है, और सेंटर से इस सर्कम्फरेंस को यहाँ टच करना है, यहाँ टच करके जो लाइन यहाँ से, लाइन सेगमेंट यहाँ से गुजरता है, उससे हम क्या कहते हैं, डायमीटर डी कहते हैं। आपको पता है, जनरल सी बात है। और इसका जो रेशियो उसे किसे नोट किया गया, पाई से, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया ना। तो पाई का वैल्यू सर्कम्फरेंस अपॉन डायमीटर के रूप में दिया गया। अब देखिए ना, हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। हियर सी एंड डी, सी और डी शुड बी, हियर सी एंड डी शुड बी बोथ इंटीजर्स। दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर तो समझते हैं ना, आपको फर्स्ट ही चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था, इस चैप्टर फर्स्ट में जो एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन 1.1 का दे रहा था, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं। तो वहाँ से वीडियो लेके आप देख सकते हैं। हियर सी एंड डी शुड बी बोथ इंटीजर्स, है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इंटीजर्स, बट विद स्केल व्हेन वी मेजर सी एंड डी विल वी गेट अप्रॉक्स वैल्यू। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। क्या ये आप कहेंगे सर सी अपॉन डी में, मान लीजिए ये आपका 3 है और ये 2 है, तो 3/2 हो गया। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि सर्कमफेरेंस का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है ना, और डी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए 3/2 हो गया। तो 3/2 तो रेशनल, कैसा हो गया, रेशनल। और हमें कैसा प्रूव करना है, इरेशनल। तो ये तो हमारे लिए कैसा हो गया, बेकार हो गया ना। ये हमारे लिए आपको वो सर ये तो रेशनल प्रूफ रहा नहीं, मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बात लिखी हुई है इसको आपको समझना है ढंग से। अगर ये आप क्लियर नहीं कर पाए तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ इसमें, देखिए बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, बस अपनी बात को समझाना है कि क्या इस सी अपॉन डी का जो मैंने 3/2 वैल्यू लिख दिया है, इससे ये रेशनल है, लेकिन ये रेशनल नहीं है। ये रेशनल है कैसे है, जरा देखो। हियर सी एंड डी शुड बी बोथ इंटीजर, दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। बट लेकिन, अब लेकिन विद स्केल विद मेजर, जब हम मान लीजिए सर्कमफेरेंस है, या हम किसी स्केल से तो निकालेंगे, हमको दिया नहीं है, मान लीजिए किसी स्केल से निकालते हैं। अब हम स्केल से निकालते हैं तो क्या, जब भी मान लीजिए मैंने आपसे दे दिया कि बस
स्केल से ऐसे मतलब मेज़र कर लीजिए, कोई ये मेज़र करा स्केल से, तो मेज़र करने पर जो वैल्यू आता है, मेज़रमेंट आता है, मान लीजिए कि 5 या 3 या 5.2 जो भी आता है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो हमारा इंटीजर हो। क्या ज़रूरी है कि वो इंटीजर ही हो? नहीं है, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो इंटीजर में आई 3.2 आ जाए, 1.5 आ जाए, पॉइंट्स में निकल जाए ना। तो पॉइंट्स में निकल जाए तो इसका मतलब वो इंटीजर नहीं होगा, है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इस तरह चला जाएगा। लेकिन बट आप, मैंने यह एग्जांपल दिया, ये तो दोनों इंटीजर हैं तो इरेशनल होना चाहिए। बट हमेशा ये ध्यान रखो, जब भी हम किसी स्केल से किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, किसी भी माप को उसको नापते हैं, तो उसमें ना अप्रॉक्स वैल्यू हमें मिलता है। कैसा वैल्यू मिलता है? अप्रॉक्स, सटीक माप, सही माप हमें नहीं मिल पाती है। ये एरर पढ़ेंगे आप क्लास 9th में है तो ये क्लास 11th में जाके या 10th में जाके एरर्स के बारे में जानेंगे कि जब भी हम किसी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि जब भी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं आता, अप्रॉक्स आता है। तो अप्रॉक्स वैल्यू का कोई पता नहीं कि वो इंटीजर ही होगा। अप्रॉक्स वैल्यू का कोई पता है कि वो हमेशा इंटीजर ही होगा। मतलब 3 सेंटीमीटर हमने दे दिया तो 3 सेंटीमीटर नापेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें एरर होगा। एरर का मतलब कुछ मिस्टेक्स, कुछ नापने में कुछ गलती होगी। मेरी भाषा को समझने की कोशिश करिए, तो उसको नापने में जो गलती होगी तो वो जरूरी नहीं कि वो इंटीजर ही हो। जब वो इंटीजर नहीं होगा तो हम कहेंगे सी एंड डी शुड बी द इंटीजर होंगे। बट विद स्केल वैन बी मेजर, जब हम स्केल के साथ किसी चीज़ को नापते हैं, सी एंड डी वी गेट अप्रॉक्स वैल्यू, तो उनके सी सर्कमफेरेंस और डी के अप्रॉक्स वैल्यू मिलते हैं। जैसे वैल्यू मिलते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू मिलते हैं। तो सो वी नेवर नो विद वेदर सी और डी आर इंटीजर्स। तो ये जरूरी नहीं कि सी और डी इंटीजर ही हों, है ना, और नहीं या नहीं, मतलब जरूरी नहीं, इंटीजर हो सकते हैं और नहीं भी सकते हैं। तो नहीं भी हो सकते हैं, नॉट कहा गया ना, नहीं भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर ही होगा, ना कि रेशनल नंबर। तो बस आपको बस इतनी बात इसमें कहनी है कि जब भी हम स्केल से किसी वैल्यू को नापते हैं वो अप्रॉक्स वैल्यू आता है। अप्रॉक्स वैल्यू को पता नहीं कि क्या वैल्यू आए, तो वो इरेशनलिटी को ज़्यादा प्रूव करता है अप्रॉक्स वैल्यू, तो हम उसे पाई को इरेशनल कह सकते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन फिनिश होता है, बट फिर भी अगर प्रॉब्लम हो कहीं भी, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वाला। ये भी थोड़ा डिफरेंट है, आपने नहीं पढ़ा होगा। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसे नंबर लाइन पर दिखाना है। 9.3 को नंबर लाइन पर दिखाना आसान है, लेकिन ये इस रूट भी दिया हुआ, इसको कैसे नंबर लाइन, है ना। तो इसका प्रोसीजर अलग है, इसका प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस प्रोसीजर को ज़रा देखेंगे, देखिएगा जरा। रिप्रेजेंट द 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ओके, देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। जब भी रूट की वैल्यू जो 9.3 दी है उसको उठाओ और स्केल्स के द्वारा, स्केल लेंगे, स्केल के द्वारा उसको जो है आप एक खींच दो, उसको लाइन सेगमेंट जो 9.3 का, देखिए मैंने स्टार्ट किया, यहाँ ओ है, ओ से लेकर ए तक ये 9.3 सेंटीमीटर हो गया। ध्यान से समझिएगा, जो भी चीज़ इसमें दी गई है उसको आप इस तरह लिख लीजिए, 9.3 सेंटीमीटर हो गया। अब उसमें 1 यूनिट बना देना है। सेंटीमीटर से मतलब कुछ भी, इंच भी कह सकते हैं आप। यूनिट, मैंने यूनिट लिया, यूनिट शब्द में हम सेंटीमीटर का यूज़ कर सकते हैं, सेंटीमीटर हमारे लिए एनफ रहेगा, सही रहेगा ना। तो हमने 9.3 यहाँ से ओ से ए तक खींच लिया। उसके बाद 1 सेंटीमीटर उसमें प्लस कर देंगे, हमेशा करेंगे, जो भी दिया होगा उसमें 1 सेंटीमीटर या 1 इंच करेंगे, या फिर 1 जो भी आप करना चाहते हैं सेंटीमीटर लेंगे, तो यहाँ भी सेंटीमीटर इस तरह प्लस कर देंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्लियर होगा, पहले 9.3 खींचा, फिर उसमें 1 सेंटीमीटर प्लस कर दिया, इतना कर लें। उसके बाद उसका हाफ करेंगे, क्या करेंगे, हाफ, आधा, 9.3 प्लस 1 सेंटीमीटर। एक बार बोलिए, टू रिप्रेजेंट रूट 9.3 ड्रॉ ए सेगमेंट ऑफ 9.3 यूनिट्स। मतलब सबसे पहले एक सेगमेंट बना लिया 9.3 यूनिट्स का, ओ ए, कौन सा है ये, ओ ए, ऑन द नंबर लाइन, किस पर, नंबर लाइन पर। यूनिट्स का मतलब हमने यहाँ सेंटीमीटर ले लिया। लेट ए रिप्रेजेंट 9.3 सेंटीमीटर एक्सटेंड बाई 1 सेंटीमीटर। 9.3 में एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड मतलब बढ़ा दिया, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, वही चीज़ मैंने अभी ऊपर की। अगर 9.3 में हम 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 10.3। ये ओ से लेके यहाँ सी तक कितना हो गया, 10.3। अब हमारा प्रोसीजर क्या है, जो आ गया ओ से लेकर सी तक उसे हाफ कर देना। 10.3 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो 5.15 सेंटीमीटर, 5.15 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया ना। अब 5.15 सेंटीमीटर यहाँ आ गया।
ये ठीक इसमें बीच में यहाँ निशान लगा लेंगे 5.1 पे। और अपना जो है ना आप यहाँ इस तरह यहाँ पर ओ डैश पर ये ओ से ओ डैश तक की जो दूरी है वो हमें लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 5.15 सेंटीमीटर होगा। अब इसको यहाँ सेंटर मान लीजिए और यहाँ एक सेमी सर्कल बना दीजिए। अब सर्कल बनाना तो आपको आता है ना। सर्कल आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप मैथमेटिक्स जो स्केल्स होते हैं उनको हम यहाँ रखेंगे, उसके बंच को यहाँ रखें और यहाँ से इस तरह सर्कल बना दें तो हमें सेमी सर्कल मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 1.5 है। तो यहाँ से हमें इस तरह का सेमी सर्कल मिल जाएगा। इस तरह रखेंगे यहाँ पे सेंटर में और सेंटर में रखकर इस तरह यहाँ घुमा देंगे तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मिलते ही आप उसे वहाँ से हटा लीजिएगा और देन ओ डैश इज द सेंटर, ड्रॉ द सेमी सर्कल। मतलब ओ डैश को सेंटर मानकर हमने यहाँ सर्कल कर दिया। जो मैं बात कह रहा हूँ उसी को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, बहुत आसान है। देन ओ डैश इज द सेंटर, ड्रॉ ए सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल बन गया। अब बहुत आसान सी बात है, देखिए जरा, जहाँ ये ए है ना, जहाँ हमारा ए था पहले से, वो सब पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? परपेंडिकुलर, जो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 90 एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचिए। अब ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी, है ना, ए वी, क्या नाम दे इसे, और ये यहाँ कट कर रही है बी पर से। इस हेमीस्फीयर कह सकते हैं या सेमी सर्कल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो दिस यहाँ पे देन ओ डैश इज द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। ओ सी ड्रॉ, ओ सी है ना, ओ सी पर है। अब हम क्या करते हैं, ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए वी, है ना। ए बी किस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं? ओ ए पर। ओ ए या ओ डैश, कुछ भी ले लीजिए और इस पर एक 90 का एंगल बनाते हुए यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। तो जिसका लेंथ ए वी ये दिखा है ना, ये यही रिप्रेजेंटेशन हो जाता है किसका? √9.3 का। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यही √9.3 का वैल्यू होता है। तो हमें लिख देंगे ए लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू √9.3 सेंटीमीटर। बस यही हमारा रिप्रेजेंटेशन है, यही करने का तरीका है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और 6 जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया ये आपसे नहीं सॉल्व होता, क्वेश्चन नंबर 4 बताया ये भी आपसे सॉल्व नहीं होता, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें आपको यहाँ बताई हैं। देखिए बहुत आसान सा है क्वेश्चन नंबर 3 भी और 4 भी, बस ध्यान देने वाली बात है। 9.3 जरूरी नहीं कि 9.3 को कुछ और भी हो सकता है, बस उसमें 1 यूनिट प्लस कर लो और प्लस करके उसको हाफ कर लो, हाफ करके सेमी सर्कल बना लो और जहाँ से पहला वाला पॉइंट हो वहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दो। जितना परपेंडिकुलर ऊपर तक जाएगा उसे कट करेगा, वही आपका सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो बहुत सी अच्छी, बहुत नॉर्मल सी बात थी, कुछ खास नहीं। बस एक बार इसे वीडियो को पॉज करते रहिए और नोट करते रहिए। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी के क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, है ना। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप पहले ही कर चुके हैं, 7th 8th में पढ़ चुके हैं। रेशनलाइज करना, किसी चीज़ को रेशनलाइज करना, परमेयकरण कर देना उसका, ऑफ द फॉलोइंग 1/√7। अब 1/√7 का कैसे करें? 1/√7 इंटू √7/√7, मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है। ये क्वेश्चन था, यहाँ से हमने स्टार्ट करना शुरू किया। ये क्वेश्चन दिए हैं, इसका सॉल्यूशन उसके सामने है। तो जो डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर में है, अब यहाँ सिंगल है, यहाँ कुछ प्लस माइनस है नहीं, तो बस जो लिखा है उसी को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, जो सेम होता है, जो नीचे। तो √7 का 1 में करेंगे √7 का √7 में करेंगे 7। ये तो आपको आता है कि जब सेम होते हैं और रूट लगे होते हैं तो उसका वैल्यू सेम हो जाता है ना। तो √7/7 इसका ये रेशनलाइजेशन हो गया, बहुत आसान सा है। एक और मैं बता दे रहा हूँ सेकेंड इसका, जिससे सारे क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाएंगे। 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6, है ना। तो मैंने कहा जो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में हम जो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है बस सीधा रखना, वहाँ तो सिंगल ही था, यहाँ पर ये पूरा दिया हो गया है, तो यहाँ पर इसका साइन चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये तो क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से सॉल्यूशन है, इसको लिखा, इसका साइन चेंज कर लिया, माइनस है तो क्या कर लिया? प्लस। और सेम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मतलब उसी सेम का, ऐसा नहीं है कि अलग कर दिया, उसी सेम का न्यूमरेटर और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर कर दिया ना। अब करने के बाद ये तो 1 में किया तो वही आ गया, अब इसका इसमें किया तो क्या आया? 7 - 6। आप कहेंगे सर ये 7 - 6 कैसे आ गया? अरे ये क्लास 8th में ही पढ़ा था आपने, a - b × a + b
पढ़ा था ना, a माइनस वी इंटू ए प्लस वी। ए माइनस वी का अगर हम a प्लस बी में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। उसी बेस पर हमने अंडर 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 और अंडर 6 का स्क्वायर क्या होता है 6, 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, क्लियर। तो अंडर 7 प्लस अंडर 6 अपॉन 1 यानी अंडर 7 प्लस अंडर 6, 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। तो बहुत आसान है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। आप इसको और भी इस पार्ट है इसके कर लेना, डिस्लाइज करना बहुत आसान है। समझ लीजिए, नोट पॉज करते जाइए वीडियोस को और समझ लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट्स से मुझसे पूछा हुआ था कि सर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर की सर डेफिनेशन बता दीजिएगा। मैंने जब फर्स्ट वीडियो इसका लेक्चर वीडियो दिया था उसमें सभी डेफिनेशन को सॉल्व किया हुआ था। आप वहाँ से आप ले सकते हैं उन सभी डेफिनेशंस को और समझ सकते हैं। सारे एग्जांपल्स भी दिए गए थे उस वीडियो लेक्चर वीडियो में, बट फिर भी मैंने यहाँ नोट डाउन करके आपको बता दिए हैं। आप देख लीजिएगा, बाई चांस आपको ना मिल रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, जो बाद में लोग जुड़े हैं उनको शायद समझ नहीं आए, तो मैं इसको यहाँ पे हमने नोट कर लिए सम डेफिनेशंस में प्राइम नंबर्स की। ए नंबर दैट कैन बी डिवाइड एग्जैक्टली ओनली वन इटसेल्फ एंड वन। एक नंबर केवल खुद से डिवाइड होता है या इटसेल्फ मतलब स्वयं से और 1 से, तो उसे हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर। ये सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है मैंने उस लेक्चर वीडियो में। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये इसके एग्जाम्पल हो गए। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि इसे मुझे नोटबुक पर नोट करना है तो कैसे करें, उसे आता है बस, तो मैंने उसके लिए ये कर दिया है। कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स दैट कैन हैज लीस्ट वन डिवीजर अदर देन एंड इट्स वन एंड इटसेल्फ, है ना। कंपोजिट क्या है, जो प्राइम नहीं है वही कंपोजिट, जो प्राइम नहीं है वही कंपोजिट है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो अगर हम फैक्टर करते हैं तो उसके फैक्टर जो है ना 1 के अतिरिक्त किसी और को भी होंगे, ऐसा नहीं है अदर देन 1 होना चाहिए। अब 4 है तो 4 के फैक्टर 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 में हमने क्या कर लिया, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 हो गए ना। अब 6 के 2 इंटू 3 हो गए, मतलब 1 ऐसा नहीं है 2 इंटू 3 मतलब 1 से ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। जो भी फैक्टर हो रहे हैं वो 1 से ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने फैक्टर लिया 2 तो 2 बन जाए 2 तो 2 और 1 इटसेल्फ और 1 हुए। लेकिन 4 में 2 इंटू 2 इंटू 1 यानी 2 और 2 2 हो गए ना। 6 में 2 इंटू 3 इंटू 1 यानी 2 इंटू 3 यानी 2 हो गए, मतलब एक्स्ट्रा चल रहा है, तो वो कंपोजिट है। ओके, उसके बाद को प्राइम इज अ सेट ऑफ द नंबर्स और इंटीजर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर्स दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 1। देखिए को प्राइम एक सेट है, को प्राइम कोई सिंगल नंबर नहीं है, को प्राइम एक पेयर है। और प्राइम नंबर्स अलग अलग हैं, कंपोजिट नंबर्स अलग अलग हैं। को प्राइम जो नंबर्स होते हैं सह अभाज्य कहते हैं जिन्हें हिंदी में, उनको उनका एक पेयर होता है। जो उस पेयर्स में क्या होता है, अगर उनके फैक्टर करें तो उनके फैक्टर जो ओनली उनका जो अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आए, वही को प्राइम नंबर्स का एक पेयर होता है। जैसे हम यहाँ देख लें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 21 एंड 22, तो 21 के फैक्टर कर लें, है ना, और 22 के फैक्टर कर लें, तो दोनों में केवल 1 ही कॉमन होगा। 3 इंटू 7 इंटू 1 और 22 11 इंटू 2 इंटू 1, है ना, तो 1 ही कॉमन है। तो बस कॉमन 1 होना चाहिए दोनों में, वही को प्राइम कहलाते हैं। तो डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ दे दिया, तो ये सारी डेफिनेशन क्लियर कर दिए। तो आज स्टूडेंट्स आप बैठ के सारी डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इसके पास नोट नहीं है, बाकी पॉज करके वीडियो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं वो भी आप कर सकते हैं, मेरा मानना है बहुत आसान सा है। तो ओके, आज के लिए इतना है। हैव ए नाइस डे।